हर जगह छाए हुए हो आप। मैम आपकी कृपा है। और मेरी तो नहीं है पर हर जगह ऑडियंस की इतनी डिमांड आई कि उनको बुलाइए, आप बुलाइए, तो मैंने कहा ये तो बुलाना तो पड़ेगा। आप आर्मी में आए, कोई बैकग्राउंड था आपका आर्मी में? मैम मैं 4th जनरेशन हूँ आर्मी में। हाँ, तो मेरे 4 फादर्स ब्रिटिश आर्मी में थे। मेरे फादर जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में थे। मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं और वो भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड है। सो एक कुमाऊं रेजिमेंट से हैं और एक मेरी अपनी पैराशूट रेजिमेंट से हैं। मेरे जिया जी वो सर्विंग मेजर जनरल है। सो और हमारी फैमिली में सारे इन्फेंट्री से हैं। सो इट इज़ लाइक कि या तो आई हैव यानी कि बिजनेस ऑफ वॉर रन्स इन माई ब्लड। सो मेरे खून में सोल्जरिंग दौड़ती है। बट आई माइट बी द ओनली गाय जो 20 साल के बाद छोड़ के आ गया, बिकॉज मैं सिर्फ ऑपरेशंस करने आया था। मेरा कोई देयर वॉज नो एम्बिशन एज सच कि मैं हायर रैंक पे जाऊं। एंड माई ओनली एम वॉज टू सी कॉम्बैट। एंड लॉर्ड शिवा की कृपा है, इतना कॉम्बैट और इतने पहाड़ चढ़ाए कि मन पूरा तृप्त करके भेजा। तो जब गेट टुगेदर होती होगी फैमिली की तो सारी फौज की बातें होती होंगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है? लगता है, हाँ लगता है लोगों को कि हम बहुत फौज की बातें करते होंगे, बट नहीं। माई फादर इज नो मोर, ही पास्ड अवे 5 years बैक। जी। बट इंसिडेंटली कि ये बड़ी आयरॉनिकल बात है कि इतने सारे लोग फौज में हैं, अपार्ट फ्रॉम डाइनिंग टेबल पे 2 मिनट की कोई फौज की बात होती होगी, लेकिन अदरवाइज इट इज ऑल आसपास की बात है। पक्का घूम फिर के नहीं आते हो आपकी ये चल रहा है वो चल रहा है, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पे कमीशन इतना होना चाहिए? या नहीं, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स थोड़े से डिस्कस बिल्कुल टच अपॉन होते हैं, लेकिन उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन है इट गोज वो दूसरी जगहों पे चली जाती है, यानी मच मोर लाइट हार्टेड। और नॉर्मल जो चीज़ें सिविल की बातें हैं वो ज़्यादा फौजी वो होता नहीं। वैसे हमारे रिलेटिव्स हमारे घर को आर्मी हेडक्वार्टर कहते हैं बिकॉज हमारे और कोई रिलेटिव्स में फ़ौज में ज़्यादा लोग नहीं हैं। सो ठीक है, बट उतनी जितना लोगों को लगता है कि 4th जनरेशन सिस्टर्स भी आर्मी में और व्हाट यू कॉल मेरे ब्रदर इन लॉज भी आर्मी में, मैं भी आर्मी में। सो बिल्कुल स्लाइट बातें होती, ज़्यादा उतना नहीं होता है। आपकी क्या एज थी जब आर्मी ज्वाइन की? मैम मैंने ज्वाइन की थी 21.5 में। या सो मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ, SS-73। एंड मैंने 2001 में OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ज्वाइन किया था। एंड उसके बाद 2002 मार्च का मैं पास आउट हूँ। सो बीइंग SS तो मैंने परमानेंट कमीशन आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस हमारे में आता था। तब मुझे इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं लगती थी जिसमें आपको पहाड़ चढ़ने को मिल रहे हैं, मिलिटेंट मारने को मिल रहा है, ऊपर से तनख्वाह दे रही है सरकार आपको। तो मैं सोचता था कि दिस इज़ द बेस्ट जॉब विच इज़ देयर। सो आई ऑप्टेड रादर माई CO, आई वॉज इन राष्ट्र राइफल्स यूनिट एट दैट टाइम जब मेरा परमानेंट कमीशन आया था। सो मेरे CO ने बोला कि पक्का परमानेंट कमीशन ले ले, एंड आई वॉज एन्जॉइंग माई लाइफ। सो मैंने उसको फिर 2007 में परमानेंट कमीशन ले लिया था, एंड देन आई कंटिन्यूड फॉर 20 years। बट माई एम वॉज ऑलवेज टू सर्व फॉर 20 years ओनली, एंड दैट टू इन द पैराशूट रेजिमेंट। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। सो कॉम्बैट एक्सपोजर और ऑपरेशंस का जो शौक था उसी के लिए मैंने फौज ज्वाइन की थी। एंड पैरा 7 आपने खुद ही चूज की थी, आपको बाद में? नहीं, मैं इनिशियली जब एकेडमी से कमीशन हुआ था तो मेरे को 2 पैरा SF मिली थी। सो आई वेंट फॉर द फर्स्ट प्रोबेशन। मेरे 3 महीने के बाद प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ था। उसके 4 महीने बाद फिर मैंने दोबारा वॉलंटियर किया था, एंड अगेन आई गॉट 2 पैरा। और फिर मैंने प्रोबेशन क्लियर किया, तब 6 महीने का, फर्स्ट टाइम में इट वॉज 3 महीने का प्रोबेशन था। बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में वो 6 का हो गया, फिर मैंने वो क्लियर की, स्टेड देयर इन 2 पैरा फॉर 1.5 years। देन आई हैड सम differences and then I came back to my parent unit। 8 मराठा थी, वहाँ से मैंने उनके साथ 1-1.5 साल सर्विस की। और फिर मैंने राष्ट्रीय राइफल्स के लिए वॉलंटियर किया। वो भी
वैली में डिप्लॉयड थी मेरी यूनिट। और उसके बाद मैंने फिर अराउंड 29 ईयर्स ऑफ एज, 5.5 ईयर्स के बाद जब मेरी सर्विस हो गई थी, तब मैंने 7 पैरा एसएफ के लिए वॉलंटियर किया। एंड फिर मैंने प्रोबेशन किया दोबारा से, और उसके बाद फिर मैं एंड तक टिल आई कमांडेड 7 पैरा, आई वॉज इन 7 पैरा एसएफ। So why is 7 para SF? जब मैं अपने राष्ट्रीय राइफल्स टेन्योर में था, तो जहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड थे, जो हमारा हेडक्वार्टर था डेल्टा फोर्स में, वहाँ पर जो जीवन ऑप्स थे वो 7 पैरा एसएफ के थे, कर्नल गौरव चतुर्वेदी। सो ही कमांडेड, वो 7 पैरा के थे, एंड देन ही लेटर कमांडेड असम राइफल्स बटालियन। सो ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट्स इन द यूनिट ही सॉ मी, तो ही टोल्ड कि यू वॉलंटियर फॉर माई यूनिट 7 पैरा एसएफ। So that was the reason I chose 7 para SF. And second reason was that कि 7 para SF भी उस टाइम पे फील्ड में ही डिप्लॉयड थी, तो मेरे को पीस में जाने का इतना कोई शौक नहीं था। So I volunteered and that was the reason basically of Colonel Gaurav, and because it was deployed in field और मुझे combat exposure मिल रहा था, so I volunteered for 7 para. That was the only reason कि मैंने 7 para SF चूज़ की थी। 7 पैरा एसएफ या कोई भी पैरा एसएफ की कितनी टाइम की ट्रेनिंग होती है, कितने डेज की ट्रेनिंग होती है? जब हम मैम बात करते हैं जो प्रोबेशन होता है जी। वो 90 डेज़ का है आजकल। अभी मैं 2 साल हो गए मेरे को निकले हुए, तो अगर कोई पॉलिसी चेंजेस हुई तो मुझे इतना मालूम नहीं। बट हमारे टाइम में जब मैंने 3 प्रोबेशंस की हैं। सो फर्स्ट प्रोबेशन वाज 90 डेज़, सेकेंड वाज 6 मंथ्स की हो गई थी बीच में, फिर दोबारा थर्ड प्रोबेशन वाज 90 डेज़। सो टोटल ड्यूरेशन जो होती है प्रोबेशन का वो होता है 90 दिन। सो 90 दिन में फॉर ऑफिसर्स एंड जवान्स एवरीबडी, एंड 90 दिन में आपको जो रूटीन आपके जो फिज़िकल टेस्ट्स हैं, जो पैरा एसएफ कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए, उसके हिसाब से वो प्रोबेशन चलता है। आपकी फिज़िकल फिटनेस, मेंटल टफनेस, आपका टैक्टिकल नॉलेज कितना है, आपका हथियार, इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन, डेमोलिशन, एक्सप्लोसिव्स की नॉलेज, उसके बाद मेडिकल, एडवांस मेडिकल, एंड इस सब चीज़ों के ट्रेड्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेड्स पे, इन सब पे ट्रेनिंग चलती है। अपार्ट फ्रॉम जो आपके स्पेशल मिशंस होते हैं, जैसे रेड हो गया, उसके बाद आपने एम्बुश की ब्रीफिंग्स, तो ये पूरा जो प्रोग्राम है वो 90 दिन के अंदर फिक्स किया जाता है। सो जो नॉर्मल इन्फेंट्री है और जो नॉर्मल आर्मी है उससे स्टैंडर्ड्स हाई रहते हैं, टेस्ट्स वही रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि नॉर्मल इन्फेंट्री रूट मार्च करती है तो हम लोग स्पीड मार्च करते हैं। अगर उनका 40 किलोमीटर का रूट मार्च की टाइमिंग अलग है, वो पैदल चल के करेंगे, तो पैरा एसएफ और हमारे में वो स्पीड मार्च होता है, आपको रनिंग करके उसी वेट या मे बी वेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है कई बार, वो करके आपको करना पड़ता है। तो वो सारा जो ट्रेनिंग का जो लेवल है दैट इज़ वेरी वेरी हाई। आपको जो इंडियन गवर्नमेंट द बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो आता है किसी भी टाइप का, वो फर्स्ट पैरा और स्पेशल फोर्सेस में ही आता है। सो यू गेट टू सी लॉट ऑफ इक्विपमेंट, आपको उसकी पूरी नॉलेज, वेदर वेपन्स हैं, अदर इक्विपमेंट, एंड आपकी मेंटल टफनेस के लिए आपको जज किया जाता है। सो अगर 100 लोग हैं सपोज, तो उसमें से 5 भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 20 भी सिलेक्ट हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। सो कोई इट्स बेसिकली रिजेक्शन प्रोग्राम। किस बेसिस पे होता है रिजेक्शन? मैम सबसे पहले है कि अगर कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर पा रहा है, द बेसिक थिंग विच इज सीन इज फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अगर वो फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं मीट कर पा रहा है तो रिजेक्शन होता है। इफ़ उसको कोई टास्क दिया गया है जिसमें ही इज़ गिविंग अप, मे बी अ मेंटल टास्क, ही इज़ नॉट एबल टू कोप अप, टीम स्पिरिट। आपने देखा किसी ऐसे इंसान को जो मतलब रिजेक्शन वाले, आपने कोई ऐसा कोई एग्जांपल अगर आप दे सको कि हाँ जिसकी वजह से वो हो गए थे?
हाँ, यानी कि बहुत बारी लोग फिजिकली गिव अप कर देते हैं, बिकॉज आप जब ये प्रोबेशन करते हैं एसएफ का, तो द पॉइंट रिमेन्स कि अपार्ट फ्रॉम फिजिकल आपको नींद और सोना नहीं मिलता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच इज़ पुट ऑन योर बॉडी. इट इज़ मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बताया, इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन. अगर कोई आप एथलीट देखेंगे जो दिन में 3-4-5 घंटे अपना वर्कआउट करता है, फिर प्रॉपर डाइट मिलेगी, फिर 10-12 घंटे आराम से रिलैक्स, तो आपकी बॉडी ग्रो करती है. बट आप पैरा स्पेशल फोर्सेस में रेस्ट को निकाल दीजिए. सो 5 घंटे की मेहनत ज़रूरी नहीं है कि आप 5 घंटे की, वो आपका 8 घंटे का भी हार्ड वर्क हो सकता है. लेकिन आपके को, बिकॉज आपको वो वाले काम करने हैं, आपको इसलिए तैयार किया जा रहा है कि आप स्ट्रेस में परफॉर्म कर सकें, आप ज़्यादा लंबी टाइम तक अपनी बॉडी और माइंड को स्ट्रेस में रख सकें, तो आपका रेस्ट कम है. सो जनरली अगर कोई फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें विल पावर नहीं है, जिसके अंदर आई वुड से जो गो गेटर एटीट्यूड होता है कि मुझे ये करना ही करना है, सो वो वाले जो लोग, जैसे आप पूछ रहे थे कौन रिजेक्ट होता है, इट इज़ नॉट कि आप सबसे फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हो, आप सबसे लंबे चौड़े, या फिर सबसे आप फिजिकल फिटनेस में नंबर 1 हो तो आप प्रोबेशन क्लियर कर जाओगे. बिकॉज जनरली जब स्ट्रेस आता है, और जब बहुत सारा स्ट्रेस आपके दिमाग और शरीर पे और मेंटल एंड फिजिकल आपको स्ट्रेस दिया जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गिव अप. सो आपको जो एसएफ में लोग दिखेंगे वो मेरे तरह टाइप पतले सुकड़े, कोई ज़्यादा बॉडी बिल्डर और 6 फुट 4 इंच मसल्स ज़्यादा दिखाई नहीं देंगे. बिकॉज उसका रीज़न है, एक तो जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस है, जो आपकी रनिंग है, उसके ऊपर बहुत एम्फोसिस दिया जाता है. एंड मोर ओवर आप एवरी डे यू आर पुटिंग द बॉडी अंडर स्ट्रेस. सो जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप बॉडी को स्ट्रेस में डालेंगे और प्रॉपर रेस्ट देंगे तो वो ग्रो करेगी, लेकिन इन आर केस रेस्ट पार्ट इज रिमूव्ड. सो दैट आर द रीजंस. एंड अगर बंदा मेंटली वीक है, एंड मैं प्रोबेशन में सबको बताता हूँ कि इट इज़ नॉट अबाउट योर, ये आपके लेग्स का टेस्ट नहीं है, ये आपके दिल और दिमाग का टेस्ट है. अगर आपका दिल बड़ा है और आपका दिमाग स्ट्रांग है तो लेग्स तो बहुत पहले गिव अप कर देती हैं. अगर आप 40-50-100 किलोमीटर का एस्केप एविजन कर रहे हैं और ये सब कार्रवाई कर रहे हैं, सो वो तो 5-6 किलोमीटर 10-15-20 में भी आपकी बॉडी गिव अप कर देती है. पर माइंड को आपने कैसे उसमें रखना है, माइंड को आपने कैसे ट्रेन करना है. सो पीपल हु डोंट क्लियर जो पैरा एसएफ का प्रोबेशन है, जो नहीं क्लियर करते हैं, वो लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं. सो अब गिव अप करवाने के तरीके अलग अलग हैं. किसी को आप स्ट्रेस में डाल के कर सकते हो, किसी को आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है. सो बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी इन्वॉल्व है, और आपकी परसिस्टेंस इन्वॉल्व है, और आपका आई वुड से कि विल पावर इन्वॉल्व है. सो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये एक आदमी किस लेवल तक अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए जा सकता है. बिकॉज मरून बेरे और बलिदान बैज उसी को मिलेगा जो ये सब कर सकता है. बिकॉज इसका मेन मकसद यही है कि जब आप ऑपरेशंस में जाएंगे, चाहे आप ऑफिसर हैं, चाहे आप जेसीओ हैं, चाहे आप जवान हैं, तो रैंक्स तो आपके हैं नहीं. अगर मैं ऑफिसर भी हूं तो मेरे को स्लीपिंग बैग अपने जवान के साथ ही शेयर करना है. जब लोड टेबल उस स्क्वाड का बनेगा 6 बंदों का, तो उसमें ऑफिसर भी अगर 35 केजी उठा रहा है, जवान भी 35, तो सारों का ही 35 केजी बराबर है. सो अगर आप ट्रेनिंग में और सिलेक्शन में भाईबंदी, या फिर आपने रियल लोगों को यानी करेक्ट का चुनाव नहीं किया, सो आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जब आप एक्चुअल ऑपरेशंस में जाएंगे, इट अफेक्ट्स. सो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड वो सब हम देख कर. सो
गिविंग अप, पीपल गिव अप वेरी इजीली, कई लोग नहीं गिव अप करते हैं, और जो नहीं गिव अप करते हैं एंड जो लगे रहते हैं, बिकॉज आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपके साथ और भी पूरा बैच आता है, उसके साथ लोग हैं। सो अगर आप अपने बडी को देखकर आगे बढ़ते रहो, अपने धीरे धीरे मोटिवेट करते रहो, जस्ट पास वन डे एट अ टाइम, एक स्टेप एट अ टाइम। डोंट ट्राई टू कम, यानी कि आप पहले दिन जैसे लोग करते हैं कि पहले दिन हम प्रोबेशन में आए सीधा 90वें दिन का सोचना शुरू कर देते हैं। डोंट थिंक अबाउट इट, एक दिन 2 दिन, वो अपने आप आएगा दिन। सो एक एक दिन काटिए, एक एक पल काटिए, इट टीचेस यू अदर थिंग्स ऑल्सो, परसिस्टेंस, परसिवियरेंस, धीरे करके ऐसे करके निकल जाता है। सो अगर आप में विल पावर है और आपने ठाना हुआ है कि मेरे को यही काम करना है, सो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हेल वीक क्या होता है? हेल वीक मैम एक फेज होता है प्रोबेशन का, व्हेन वैसे तो 90 दिन ही हेल वीक है अगर आप मेरी नज़र से देखो, बिकॉज आपको 2-3 घंटे, 1-2 घंटे, कहीं तुमने नींद चुरा ली, कहीं नीचे घुस गए किसी बिस्तर के और तुम पकड़े नहीं गए तो सो जाओगे। बट हेल वीक इज स्पेसिफिकली फेज ऑफ प्रोबेशन वेयर दे विल नॉट लेट यू स्लीप इवन फॉर अ मिनट। आप चाहे वो आपसे मार्चेस कराएं, आपसे फिजिकल एक्टिविटी कराएं, आपको टास्क के बाद टास्क दें। सो बेसिकली दैट फेज जनरली इट लास्ट फॉर 7 odd days एंड कई बार 5-6 दिन का भी होता है, कई बार 8 दिन भी खींचता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द प्रोबेशन इज गोइंग टू बी कंडक्टेड। एंड आपको सारे काम करने हैं, बस आपके पास नींद नहीं है, आपको सोने नहीं दे। तो 7 दिन बिना सोए चल जाता है? चलते चलते सोओगे, यानी आप खड़े रहकर भी सो रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि अप्सराएं आपके ऊपर फूल डाल रही, पर होगा कोई नहीं, हेलुसिनेशंस जिसको कहते हैं। सो आपको चीज़ें दिखाई देंगी, ये आंसू निकल रहे हैं, वो मोती टाइप बन रहे हैं, ऐसा होता है। या डिल्यूजन, जिसको डिल्यूजनल और हेलुसिनेशंस कहते हैं, दीज थिंग्स हैपन। मैन सीज, आप वॉक कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं उसी पॉइंट पे बार बार आ रहा हूँ, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सो दैट हैपन्स व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप। लुक टू योर लेफ्ट एंड राइट, जो मैं करता था वो दूसरा बंदा भी कर रहा है, तो जस्ट पुश वन स्टेप एट अ टाइम, सर नीचे, एंड जस्ट गो थ्रू इट। दैट इज व्हाट हेल वीक इज। इट कैन बी डन, इट इज बीइंग डन, बहुत लोगों ने किया है, मैं कोई इकलौता नहीं हूँ, मेरे से पहले कितने सारे लोग चले गए, फिर से आने वाले, अभी प्रेजेंट में लोग, कभी भी कहीं प्रोबेशन चल रही होगी किसी की, आने वाले लोग करेंगे। जस्ट कीप योर हेड इन सेंटर, जस्ट कीप योर हेड डाउन, दिस टू शैल पास, वो निकल जाएगा। दैट इज व्हाट